You are teaching at 3 universities माशाल्लाह, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ लाहौर. आपकी क्लास में ज़ाहिर है लड़के भी होते होंगे. इसके अलावा भी माशाल्लाह काफ़ी आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक इंस्टीट्यूट जैसे आपने मेंशन किया. बट सिंस व्हेन आर यू प्रैक्टिसिंग हिजाब? अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा. जैसे कि आपने सवाल किया है कि मैंने हिजाब कब स्टार्ट किया, ऑल्दो आई एम अ वर्किंग वेमेन, तो ये है कि मेरा जो वर्किंग करियर है इसको अराउंड 25 to 27 ईयर्स हो गए, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मर्दों से इंटरेक्ट करने की हाजत पेश आई. एक तो टीचिंग के लिहाज से और एज़ वेल एज़ जब मुझे मैनेजमेंट में मर्दों के साथ बहुत ज़रूरत पड़ी और ख़ासी डाइवर्सिटी रही. मुझे गोरों के साथ भी काम करने का मौका मिला, मुझे सिखों के साथ काम करने का मौका मिला. जी हाँ. और इंटरेस्टिंगली एक दफ़ा तो हालांकि मेरा ताल्लुक़ एक रिलीजियस फैमिली से है, ट्रेडिशनली तो जैसे एडल्टहुड बड़े हुए और दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसी को हिजाब में कन्वर्ट कर लिया. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मुझे लगा कि शायद इतनी ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन थी कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता था फेस निकाब करना. मुश्किल हो जाता था. और कुछ आप ये भी कह लीजिए कि ढीली पड़ गई ना, तो वो चेहरे का तो पर्दा कुछ देर तक यानी मैं उसको नज़रअंदाज करती रही. ये नहीं कि मैंने उसको उतार दिया, लेकिन ये है कि वो हो जाता था. तो लेकिन ये है कि फिर अल्लाह ताला ने दोबारा तौफीक दी और कोताहियाँ तो अभी भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन आई फील सो प्राउड. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी अजीब बात है, मुझे एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला जो न्यूजीलैंड से थी. अच्छा. और वहाँ से मुझे माशाल्लाह इतने ज़्यादा वो लोग सवाल किया करते थे. पहले ख़वातीन की तरफ से सवाल होते थे और मर्दों की तरफ से वो जो आई वुड से कि जो अप्रिसिएशन होती थी उनकी आंखों में होती थी माशाल्लाह. और उसके साथ ही शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया. और मैंने आपको बताया कि मैंने वो फेस कवर जो ना करने वाला वो जो लेज़ी एक पीरियड था उससे मुझे निकाला उसी एप्रिसिएशन और लाइकिंग में. मैं ये बड़ी आपको अजीब बात बता रही हूँ. ये आपने एक बात की कि इसका मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपको इस जर्नी में फ़ील हुआ कि हिजाब जो है वो एक ऑप्रेस करता है या एक बर्डन है? क्या ऐसी कोई फीलिंग थी? शुरू में जब मैं पाकिस्तान में थी और इस माहौल में रहती थी, कॉलेज जाते थे, हाई स्कूल जाते थे, तो उस वक़्त पता नहीं शायद इनसिक्योरिटी यहाँ पर थी. उस वक़्त तो बहुत महसूस होता रहा. और उस वक़्त मुझे याद है कि किसी भी जगह पे जहाँ पे भी एक्सेल नहीं कर पाते थे, खा कमज़ोरी कोई और ही होती थी, लेकिन उसको अमूमन हिजाब के साथ एट्रीब्यूट भी कर देते थे. अच्छा. और घर वालों से जाके शिकायत भी कर देते थे. सही. और वैसे एक बात और जो मैंने फ़ील की है वो ये है कि पाकिस्तान में जो माहौल है वो अब हालात वैसे बदल रहे हैं. मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में देख रही हूँ कि हिजाबीज़ बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं था. सही. यानी आप करते थे तो लोग आपको कह ही देते थे कि भाई, यानी आपकी इस बात का ख्याल रखना कि आप हिजाब करती हैं, तो लोग इसको लाइक दे वुड इग्नोर इट और दे वुड टेक टू इट कि भाई इसको इग्नोर करना है. लाइक और क्या होता था, ख़वातीन का सेटअप है तो बिला वजह उसमें जो वो एक मेल पियोन होता था तो उसकी भी जो वो मूवमेंट को ज़रा भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था. सही. और कुछ अंदाज इस तरह का होता था कि भाई अगर कर रहे हो तो भाई खुद ही हिसाब कर ध्यान कर लो. ये मैंने पाकिस्तान में देखा. लेकिन जब मुझे बाहर जाने का मौका मिला और एक दफ़ा मेरे लोगों ने समझ लिया कि ये हिजाब करने वाला बंदा है, और इसके जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी हुआ, तो नॉन मुस्लिम्स में तो बहुत ज़्यादा जब उन्होंने समझ लिया कि भाई ये बंदे ने हमारे साथ वाली सीट पे मेरे साथ सोफ़े पे नहीं बैठना और इस बंदी ने जो है मेरे साथ हैंडशेक नहीं करना, तो वो एक ही दफ़ा बताना पड़ा. सही. उसके बाद उन्होंने उसका ख्याल भी किया, उसको बाकायदा एक्सेप्ट भी किया. सही. और लेटर ऑन इट चेंज इनटू वेरी डीप रिस्पेक्ट. माशाल्लाह. गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं असल में आपने कहा कि पहले बहुत मुश्किल होता था एक नॉलेज, मुझे याद है वाकई 90s में और ही सोच थी. अब काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह. और सरप्राइजिंगली जबकि फ़्रांस में हिजाब को बैन करने की मूवमेंट चली, इंडिया में आप देख लें रिसेंटली अभी वो एक क्लिप भी आया, एक सिस्टर थी उसने
सबके सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए निकाब में, तो मेरा ख्याल उससे भी काफ़ी करेज मिलता है यंग जो सिस्टर्स हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत तादाद बढ़ रही है। हमसे बहुत सी सिस्टर्स जो हैं वो सवाल करती हैं, हमसे मुराद यानी यूथ क्लब से, हमारी जो सिस्टर ब्रांच है, कि उनके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। आपका तो माशाल्लाह एक सपोर्ट मौजूद थी, आपने कहा रिलीजियस फैमिली से आप हैं, तो व्हाट स्ट्रेंथ दे कैन हैव। बहुत से डाउट्स आते होंगे उनके जहन में व्हेन दे स्टार्ट डूइंग हिजाब, स्कार्फ लेट्स से, या हिजाब करना शुरू किया या निकाब करना शुरू किया, फैमिली बहुत अपोज करेगी, ज़ाहिर है, तरह तरह की बातें सुननी पड़ी, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से लें? आपकी क्या एडवाइस जो है वो उन्हें होगी? बल्कि आपने जैसे ये पॉइंट उठाया तो मैं आपको अजीब बात बताऊं, एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी हमारे यहाँ मौजूद है, हत्ता के दीनदार तबके में भी है। अच्छा। उस तबके में भी जहाँ पे हिजाब एक नॉर्म है। सही। मसलन होता क्या है कि आम तौर पे विद इन द फैमिली जो देवरों जेठों से पर्दा नॉर्मली नहीं किया जाता। सही। अच्छा, इसी तरह से वो जो कज़िन्स वगैरह से नहीं किया जाता, बाहर जाने में आप बहुत ज़्यादा वो अबाया वगैरह पहन के जाएं, वो अलग बात है कि घर के अंदर रहन सहन में इस तरह से होता है कि बड़ी चादर दुपट्टा वगैरह लेना है, लेकिन ये है कि इन चीज़ों की समटाइम्स हमारे रिलीजियस तबके के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। वही वजह है कि बहुत सारी चीज़ों में हम फ़्लो के साथ जा रहे होते हैं बगैर सोचे समझे। सही। तो मैं भी ये समझती हूँ कि वो जो टाइम था जिसमें मैंने सोचा समझा नहीं था, उस वक्त तक हिजाब मेरे लिए बर्डन भी रहा और मैं उसको ऑब्स्टेकल समझती रही। एज सून मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बर्डन नहीं है, या मैंने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो एकदम मेरी पावर बन के बन गया, मेरी स्ट्रेंथ बन गया। सही। तो ये है बात। और ख़ास तौर पे जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिन्होंने नया हिजाब लेना शुरू किया, एकदम फैमिली तो नहीं सपोर्ट करती, और हस्बैंड के लिए डिस्पाइट ऑल इंस्टिंक्टिव राइटियसनेस, उसके बावजूद उनकी तरफ से भी आता है भी अब क्या एकदम वो जो मेरे दोस्तों का माहौल है उसके अंदर मैं ये मान लूँगा कि भी अब मेरी बीवी को मूव नहीं करना, लेकिन वो पूरे का पूरा सेटअप जो चेंज हो रहा होता है उसके साथ सारे ही घबरा रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं वही समझती हूँ, दोबारा मैं कहूँगी कि आज के दौर में मैं यंग बच्चों में, बच्चियों में भी वो उठान देख रही हूँ जो हमारे ज़माने में नहीं थी। दे रियली आर 10 years अर्ली अपनी मेच्योरिटी में हमसे ज़्यादा हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी बेटियों में और बेटों में ये चीज़ देखी, हमें इन बातों की समझ बहुत देर से आई। सही। लेकिन हमने देखा कि हमारे बच्चों में जल्दी आ गई। इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट्स में वो जो थॉट्स देखती हूँ, जो क्वेश्चंस उनके देखती हूँ, और ये सोशल मीडिया ने वैसे बहुत सारी चीज़ों को पोलराइज कर दिया, आई वुड कॉल इट, है ना। सही। बड़ी जल्दी जल्दी ग्रे एरिया जो है ना वो रिड्यूस होता जा रहा है। ऐसे ही है, और ये बड़ी एक अच्छी बात हो गई। तो जो बुराई की तरफ गए वो भी सही क्लैरिटी के साथ गए, और जो अच्छाई की तरफ गए वो तो माशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गए। तो ये है कि कहीं ना कहीं तो स्टेप अप करना होगा ना। बल्कि आपने मीडिया की बात की, आई थिंक कि जो रिवर्ट्स है ना, जो वुमेन वहाँ से कन्वर्ट होती हैं क्रिश्चियनिटी से, या एथियस्ट होती हैं कुछ कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑस्ट्रेलियन वुमेन, कैनेडियन, अमेरिकन जो भी हैं, आई थिंक उनकी स्टोरीज़ ने बड़ा एक किरदार निभाया है, क्योंकि हमारी बच्चियों ने देखा कि वो एक ख़ास लाइफ गुजार के आ रही हैं और वो कितना अप्रिशिएट कर रही हैं, बल्कि सम ऑफ देम इवन क्राई ड्यूरिंग द इंटरव्यू के हिजाब ने मुझे कितनी प्रोटेक्शन, आई थिंक उसने बहुत एक रोल प्ले किया है। अच्छा, सोशल मीडिया की ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए कि मुझे याद है अपने बचपन में हमारी एक्सेस बस वही वो अब्दुल गनी फारूक की जो बुक थी ना कि हम कैसे मुसलमान हुए, उस तक थी, इसके अलावा नहीं थी। या कभी कभार अच्छे जो उर्दू डाइजेस्ट या हकायत वगैरह में कोई कहानी आ जाती थी किसी नॉन मुस्लिम की। लेकिन माशाल्लाह इसकी ये एक उसका जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसके साथ हमारी हर वक्त क्लिप्स, हर वक्त ऐसे लोगों के साथ, हत्ता कि हम उनके साथ कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और मैनी अ टाइम देयर स्टोरीज एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी वेरी रिलेटेबल। तो और फिर जब ख़ास तौर पे हम उनको देखते हैं कि इतने सक्सेसफुल लोग और ऐसे वो कर रहे हैं, तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने बात की ना हमारी जनरेशन 10 times आगे है, 10 year आगे है। मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक हमारे बड़े चाहने वाले हैं, बड़े अच्छे इंसान, उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर, तो उनके बच्चे माशाल्लाह लम्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। उनकी बेटी थी एंड शी वाज 8 year old एंड यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने कहा इसके कुछ सवालात हैं। मैंने कहा बच्चों के क्या सवालात होने, थ्रो इट, लेट्स फेस इट। उस बच्ची ने उस सवाल किया कि सर औरतों को हिजाब को क्यों हुक्म है, मर्दों को क्यों नहीं। अब मैं एकदम आई वाज स्टार्टल्ड, और मैं तैयार नहीं था इस सवाल के लिए।
उसने कहा कि नहीं सर मुझे नहीं समझ आती इसकी। तो 8 साल की बच्ची, ये कम से कम 20 साल का बंदा पूछे exactly. तो मैं कहता हूँ मुझे समझ आती है। एनीवे उसने शायद कहीं सुन लिया हो या जो भी था। इसका अब क्या जवाब, क्योंकि ये बहुत से लोगों का आर्गुमेंट है कि नहीं मर्द और वुमेन इक्वल है, तो मर्द क्यों नहीं हिजाब करते, या मर्द क्यों नहीं जाए, औरत क्यों पर्दा करे, आप नजरें क्यों नहीं झुकाते। तो ये एक आर्गुमेंट आपको पता है बन जाता है, और हमारे सिस्टर्स के बच्चियों के जहन में ये बात है कि हम क्यों करें। तो इसको आप कैसे जो है वो एड्रेस करेंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन होता? इसको बहुत सिंप्लीफाई करना वैसे मुश्किल है ना, ये नहीं बिल्कुल एक ऐसा आंसर जो 2 जुमलों में है और 8 साल के बच्चे को सेटिस्फाई कर सके, खासा मुश्किल है। तो बात ये है कि फिर हम हिजाब को इस तरह से लेंगे, इसका फिर हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि एक बैरियर है। हिजाब का लफ्ज़ी मतलब ही बैरियर है ना, एक रुकावट है, पर्दा है। अब इस पर्दे के ज़रिए अल्लाह ताला दोनों जेंडर्स को एक सेफ़ डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं, ठीक है। अब सेफ डिस्टेंस में रखने के लिए इंटरेक्शन तो होगी ना, सही, ठीक है। उसके लिए सेफ डिस्टेंस भी होगा, उसके लिए औरतों को एक ख़ास प्रोटोकॉल का करना होगा, जिसमें कवरिंग शामिल है। वो प्रोटोकॉल मर्द भी फॉलो कर रहे हैं, नज़रें भी झुकानी है, औरतों के साथ एक कमरे में अकेले भी नहीं बैठना, जो है फिजिकल टच भी दोनों की तरफ से ममनू है, ठीक है। और ये है कि फिर वो सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल है, और वो क्या है, कवरिंग। अब ये है कि इसको सबसे, इसका तो सादा सा आंसर ये है, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मेरे से बच्चियाँ पूछती हैं, मैम अब बताइए ना, हम 100 बंदे यहाँ पे बैठे हुए और ये जो आपके ये प्रोजेक्टर ठीक करने वाले आ गए, अब हिजाब हमने करना है कि इनको करना है? बात तो दुरुस्त है, एक बंदे को करा दो तो सारी 100 गए। हमने किस लिए करना है? हमारे अल्लाह ने हुक्म। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और हमें ये है जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। 100 औरतों को कवर करना है एक मर्द की मौजूदगी में, नताइज फुलिश हों जो जैसे मर्जी, बिल्कुल सही, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। सो पहले जो सबसे हिजाब की जो सैंक्टिटी है वो इसकी होलीनेस में है, सीक्रेटनेस में, सही। और ये हमारा अपने रब के साथ वादा है। और हिजाबी औरत के लिए जो पहला तमगा, जो पहला मेडल है, वो ये है, वो अल्लाह वाली है, और वो शरीफ औरत है। ये और ये अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना। लोग कहते हैं कि आप हिजाब करवाते हैं तो औरत को गुम कर देते हैं। अल्लाह कहता है मैं हिजाब करवाता हूँ तो औरत को मैं नुमाया करता हूँ। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, इस आयत का मतलब ही यही है, ये ज़्यादा करीब है। ए नबी, अपनी बीवियों को, बेटियों को, अपनी ख़वातीन को कह दो कि जब निकलें तो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिन्ना, अपने पर कपड़े डाल के निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं। क्या पहचान ली जाएं भाई? उनको प्रोमिनेंट कैसे कर दिया जाए। और हमें कहा जाता है, ये आप जी हिजाब करके इसलिए बैठी है ना, आप अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना चाह रही हैं, अटेंशन सीख कर रही हैं। अल्लाह चाहते हैं ये औरत जो है ना सिंगल आउट होनी चाहिए, ये स्टैंड आउट करनी चाहिए। ये शरीफ औरत है, ये यहाँ पे किसी खेल कूद के लिए नहीं निकली हुई कि इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। ये बाइज्जत औरत है और किसी बाइज्जत काम से निकली है। इसका जो आपने अभी बात की, इसका कुछ लोग काउंटर ऐसे करते हैं कि नहीं देखो, ख़वातीन बुरखे में जाके भी तो कोई इमोरल एक्ट करती हैं। हमारे माशरे में कई लोग मिसाल देते हैं कि जी वो बुरखा पहन के निकलती हैं, आगे जाके उतार देती हैं और जो मर्ज़ी करती फिरती हैं। तो वो ये कहते हैं कि फिर ये शराफत का सिंबल कैसे है? यानी आप तो सेक्सिज्म की तरफ जा रहे हैं, प्रेजुडिस की तरफ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो औरत हिजाब में है वो शरीफ है या बुरखे में है वो शरीफ है, जो नहीं है तो क्या इसका ऑपोजिट ट्रू है कि वो शरीफ नहीं है? बात ये है कि एक होता है कि कहते हैं कि एक चीज़ की हकीकत को छुपाने के लिए जनरलाइज करना उसको सबसे इफेक्टिव टूल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं जिन लोगों की बुराई करते हुए कि अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, और ईमान वालों के साथ वयबगूनहा इवजा, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई टेढ़पन निकाले। ठीक है। अब बात ये है कि बुरे एक्ट को बुरा कहने के साथ अगर साथ ही हिजाब को भी बुरा कह दिया जाए तो मसला हल हो गया ना उनका। ठीक है ना। सही। यही वजह आपको याद होगा, BBC ने एक दफ़ा जमात इस्लामी के अमीर से जो है वो इंटरव्यू किया था और कहने लगे ये बताएं कि जी ये जो होमोसेक्सुअल्स हैं ये फिर मुसलमान नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा जी मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो फिर होमोसेक्सुअल भी हैं तो ठीक है ना, दैट्स ओके। उनका ओके नहीं है, ये ओके नहीं है। तो बात है कि वर्ड गेम से हम निकल जाए। और अगर आप आ जाइए स्टेटिस्टिक्स की तरफ,
तो स्टेटिस्टिक्स तो टोटली डिफरेंट हैं मुसलमान ममालिक में। हालांकि उन ममालिक में ट्यूनिस और लीबिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं जहाँ पे हिजाब की ज़माने का ख़त्म हो चुका है। टर्की भी अब आके वापस आ रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि टर्की में भी ऐसा ही था। उनको और दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में आज भी वहाँ पर जो है वो हिजाब वाली औरतों की हिरासमेंट कम है। औरतों बल्कि इन जनरल औरत की जेंडर के साथ के ख़िलाफ़ जो है जो उसको नुकसान पहुंचाना है, जो उसको हरास करना है, वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू दी अदर। हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में और अमेरिका में क्या क्या सिचुएशन है। और हत्ता कि वो जो आप लोगों ने की थी जो आइसलैंड की जो पैराडॉक्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे आप जाके रेट देखें तो वो कहाँ पे, इंडिया में देखिए ज़रा किस तरह से है। तो ये तो बात होगी। अच्छा, इसमें भी आप ये देखिए कि जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं, और अगर मैं अपने वो ज़माने की वो बेसोची समझी हिजाब करने वाली ख़वातीन को डिस्करेज भी करूं, जब भी उनमें से ज़्यादातर लोग ज़्यादा पाकीज़ा, ज़्यादा इस आला किरदार रखने वाली थी बनिस्बत उन लोगों के जो हिजाब नहीं करती थी। और आज कल ये तो मैंने देखा माशाल्लाह बच्चियाँ इतनी समझदारी के साथ हिजाब करती हैं, और मुझे हैरत भी हो रही होती है कि कैसे अल्लाह ने उनको इतनी ईमानी जुर्रत दे दी। वही जो हमारी वो जो इंडिया की एक बच्ची थी, आप देखें पता नहीं कैसे अल्लाह ने उसके मुंह से कैसे निकलवा दिया, और कैसे फिर अल्लाह ताला ने उसकी आवाज़ में ऐसी उसके नारे में बरकत डाल दी कि पूरी दुनिया को सुनना पड़ा वो नारा। बिल्कुल सही। और बात वही है जो आपने कही ना। देखें, कुछ लोग मुझे खुद एक दोस्त थे, वो पहले मजाक था उनके साथ, खैर वो मजाक में कहते थे, मैंने कहा यार आओ नमाज़ पढ़ लो। आगे से कहते थे कि नहीं हमने देखा है नमाजियों को कैसे होते हैं। मैंने कहा भाई नमाजी अगर मिसाल के तौर पे कैसे होते हैं, ऐसे मुराद है कि सख्त दिल, इल डिसिप्लिन, ये वो, कोई कह सकता है ये तो चोरी भी करते हैं, स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। मैंने कहा अगर एक नमाजी स्मगलिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, नमाज गलत है। अगर कोई हिजाब में कोई गलत काम कर रहा है तो इसका तुम क्या कहोगे कि हिजाब जो है वो गलत है। बिल्कुल ऐसे। ऑन दी अदर हैंड, मैंने जो बात की ना कि वो ये कहते हैं कि जी क्या मतलब है जो हिजाब में नहीं है वो शरीफ नहीं है। ये सेंटेंस, हम तो कोई जजमेंट पास कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म दिया है और आपने ही आयत सुनाई कि ताकि तुम जो है वो एक डिसेंट खातून के तौर पे जानी जाओ। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट हिस्ट्री और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग भी अगर आप देखें कि जब उन्होंने वुमेन को कोई सिडक्टिव रोल देना होता है, मतलब टू यूज़ दिस वर्ड, तो फिर क्या वो सिंबलाइज करते हैं, बॉडी पार्ट्स को ही। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं करती उस पर कोई हम जजमेंट पास करें कि वो शरीफ नहीं है, नेक नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन जो अल्लाह का हुक्म कर रहा है पूरा, वो तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह वन स्टेप अहेड है। ये अच्छा, है बस। वैसे आपका क्या ख्याल है, दोबारा अपनी डेफिनेशन को पहले अगर हम कर लें ना, हम एग्री उस पर हो जाए तो बाकी की बात भी आसान हो जाएगी। जिसने अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं किया उसकी शराफत पे कोई भी आपकी तरफ से वो नहीं लगेगी। देखें थोड़ा सा तो लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहती वो परवर्ट है, मैं ये नहीं कहती कि वो लाजिमन बुरी हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्म का ख्याल नहीं किया। उन्होंने एक इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया ज़रूर। आप ही के मुंह से हो, क्योंकि अगर मर्द ये बात करता है तो फिर जाहिर है कि हम पे सेक्सिस्ट होने का या मेल शोविनिज्म का या पेट्रियार्की का एक लेबल लगता है। मैं इसीलिए चाहता था कि ये बात आप ही समझाएं कि डेफिनेटली सर कवर करना इसके बारे में तो किसी आलिम का, मेरा नहीं ख्याल, मॉडर्न से मॉडर्न भी आप आलिम उठा लें, यू वॉन्ट फाइंड कि वो कहे कि ये बिल्कुल ठीक है सर कवर ना करना। आई थिंक इतना तो सारे ही कंसेंसस एग्री किए हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप एडवाइस ख़ास करें, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंसेरिटी ये प्रोग्राम सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं, किसी को बैश करने के लिए नहीं। मैं आपको अपनी आंखों देखा वाक़या बताता हूँ। मैं एक बार सड़क पे था, यहाँ कैनाल रोड पे, इशारा आया, इशारे पे मैं खड़ा हुआ तो एक आंटी जो हैं वो साथ वाली गाड़ी में थी, मैं इधर था, तो वो आंटी ने, एक यंग लड़की थी, उन्हें, वो बाइक पे बैठी हुई थी, उन्हें कहा कि बेटी थोड़ा जा ढक ले अपने आप नू, पंजाबी में कहा मैनू शर्म आन दी। तो अब मैं एकदम एक स्टार्टल हुआ, मैंने कहा कितनी सख्त बात इन्होंने कर दी। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि वो बूढ़ी खातून ने बड़ा सिंसियर, ठीक है उनको नहीं अच्छा लगा, हाँ ना अच्छा लगा उन्हें, लेकिन उन्हें देखें सिंसेरिटी देखें कि मुझे, उन्होंने कहा मुझे बुरा लग रहा है, मैं हालांकि एजेड खातून हूँ, बेटी मुझे बुरा लग रहा है कि आप इस तरह से नुमाया हो रहा है थोड़ा बहुत।
तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है कि अब एक ट्रेंड आ रहा है कि सर से दुपट्टा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आपने देखा है कि चले ओल्ड पीटीवी को देख लें, न्यूज़ कास्टर सर पे दुपट्टा लिया करते हैं और बड़ा कुछ था उस सिंबॉलिकली सही, सिंबॉलिकली सही, जो भी था चले, लेकिन ये कि एक वो था, एक ड्रेस कोड था। अब ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है दुपट्टा लेने का या अपने आप को कवर करने का। मैं चाहता हूँ कि इस पे और खुल मुझे के कई बात दफ़ा हुई ना जाए। एक ग्रेट डिस्क्रिपेंसी भी नज़र आ रही होती है। हम देख रहे होते हैं कि पॉडकास्ट हो रही होती हैं और उसके अंदर उन्होंने कई दफ़ा उलमा को भी बुलाया होता है, बहुत डिसेंट लोगों को बुलाया होता है जो पॉलिटिक्स पे अपनी बड़ी सॉलिड राय दे रहे होते हैं, और उसके सामने मैं उनको देखती हूँ, उनका इतना वो बचगाना सा अंदाज़ होता है, वो बाल खोल के और वो इस तरह से बैठी होती है, वो दोनों की ना वो उनकी अप्रोच मीट नहीं कर रही होती। चलिए, आपने ये वाला वाक़या सुना है तो एक वाक़या आपको मैं भी सुना देती हूँ। जी जी। अल्लाह ताला कई दफ़ा बात में बरकत डाल देते हैं। मेरे जो दामाद हैं वो मोरक्कन फ्रेंच हैं, सही। ही इज़ अ फ्रेंच मैन। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला ने हदायत दी तो फिर दीन की तरफ आ गए, पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली, बेटी मेरी माशाल्लाह हिजाब करती हैं, निकाब लेती हैं और बड़े पैशनेट हैं मेरे दामाद, अल्लाह ताला उनके इस जज्बे में बरकत डाले। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम कोई दुबई में बहुत बड़े सारे मॉल में गए और वहाँ पे हमारी कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन थी जो इसी तरह से नामुनासिब से मुरादे कपड़े दुपट्टे वपट्टे नहीं लिए हुए थे, बाल खोले, तो कोई ज़्यादा नामुनासिब नहीं, इस तरह से कपड़े पहन के थोड़ा सा हू हा भी कर रही थी। उनके मर्द भी साथ थे। तो ये मेरे जो दामाद हैं वो हमें ये कह के कि मैं तो ज़रा उनसे बात कर रहा हूँ, और हमें तो एहसास ही नहीं हुआ वो क्या बात करने जा रहे हैं। जाते उनमें से उनका किसी मर्द का था, किसी मर्द को उन्होंने कहा कि मैं आई स्पीक विद योर लेडीज़, और वो इतना उनका एब्रप्ट और इतना वो स्पॉन्टेनियस वो था क्वेश्चन कि वो बेचारे ना भी नहीं कर सके, वरना होते तो वो एक दो दफ़ा तो घूर के देखते कि भाई हमारी लेडीज़ से आपके बात करने का मतलब। एंड ही डायरेक्टली अप्रोच टू देम और उसने कहा मेरी बात सुने, मेरी बीवी पाकिस्तानी है और मैंने बहुत पाकिस्तानियों को एस्टीम के साथ देख के उससे शादी की है, आप पाकिस्तानी हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो आपके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुड यू इमेजिन उनकी पता नहीं अप्रोच में ये डायरेक्टेडनेस थी, सिंसेरिटी थी, एकदम उन लड़कियों ने फ़ौरन किया और उनके जो मर्द आसपास थे, इट वर्कड। उस वक़्त मेरे दिल के अंदर ये बात आई था, या मैं समझती हूँ डायरेक्टेडनेस थी और सिंप्लिसिटी थी, इट वर्कड। उन्होंने एकदम अपने दुपट्टे सरों पे लिया और शर्मिंदा हुई और उनके मर्दों ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। तो मेरा ख्याल ये है कि वो हम इखलास को भी ज़रा अपने अंदर लाएं और साथ जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को हम क्लियर वाज़े भी करें, ठीक है, बजाय एतराज़ बनाने के और वो रखने के। तो आई रिमेंबर का, और मुझे याद है मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी, तो आई ट्राई टू एक्वायर द सेम डायरेक्टेडनेस इंशाल्लाह। सिंसेरिटी हो तो लोग बात सुनते हैं और वो वाजे हो जाती है वो सिंसेरिटी, आई बिलीव के सेंटेंसेस में। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, उनकी खाला यहाँ पर आई अमेरिका से, शिफ्ट हो गई यहाँ पे पाकिस्तान में। ही सेड कि उन्होंने अपनी बेटी को A लेवल में किसी स्कूल में कराया, लाहौर के कोई मशहूर स्कूल में, एंड ही सेड कि शी वाज शॉक्ड कि इतना खुला माहौल और इस तरह की चीज़ें तो मैंने अमेरिकन स्कूल्स में नहीं देखी जो यहाँ पाकिस्तान में स्कूल्स में, टॉप नॉच स्कूल्स में हो रही हैं। ही सेड कि मैं तो ये समझ के आई थी कि पाकिस्तान में कुछ कंट्रोल होगा, लाहौर में कुछ कंट्रोल होगा, और लिटरली मैं आपको उनके अल्फाज नहीं बता सकता जो उसने मुझे बताया कि शी सेड कि यहाँ जिस तरह के लिबास पहने जा रहे हैं, मतलब एज इफ़ कि हम कॉम्प्लेक्स में हैं। दर्जियों के इनोवेशन, वो तो दर्जियों के तो वो तो अल्लाह माफ़ करे जिस तरह के लिबास सिए जाते हैं, लेकिन शी सेड, ही टोल्ड मी कि शी सेड एज इफ़ कि हम किसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं कि शायद इस तरह का लिबास पहनने से हमारी इज्जत होगी या इस तरह का लिबास पहनने से हम मॉडर्न कहलाएंगे, जबकि शी सेड कि गोरों की ऐसी थिंकिंग नहीं है। अच्छा, उसको मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंस बताती हूँ, वजह क्या है जी। ये वजह सेकुलरिज्म और रिलीजियस होने का नहीं फ़र्क है। गोरों में ये है कि वो आपकी इंडिविजुअलिटी की और आपकी ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, सही, ठीक है, वो जो भी उनकी है मोरालिटी है, बिजनेस मोरालिटी कह लें, जो भी वो करते हैं। हमारे यहाँ पर ये होता है कि ये जो कल्चर को फिट इन का कल्चर कहा जाता है और इसके साथ इसके ऊपर बड़ा प्रेशर बिल्ड किया जाता है। जो बंदा ज़रा सा इस कल्चर से आगे पीछे होने की कोशिश करता है उसको बहुत टफ टाइम से देखना पड़ता है, ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, हत्ता कि आपको अपनी जो मैनेजमेंट है उसकी जानिब से इसको फ़ौरन ग्रज की तरह होल्ड कर लिया जाता है, क्योंकि आपकी इस इंडिविजुअलिटी को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता कि आपने कोई चीज़ अपनी चॉइस से की है एंड यू हैव अ राइट
बिल्कुल ठीक। टू कीप स्टिकिंग टू इट। ये एक फ़र्क है, इसको हमें समझना है। हालांकि मगरिब में जिन ख़वातीन ने हिजाब पे आर्ग्यूमेंट को विन किया है, उन्होंने किया इस बिना पे है कि जब तुम नंगे रहने की इजाज़त दे सकते हो तो हमारा हक कहाँ गया चॉइस का? बिल्कुल सही है ना, हमारे चॉइस है, हमने कवर करना है, हमें कम से कम कवर करने की चॉइस तो दे दो। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, हम क्यों करते हैं, लेकिन जब तुम नंगे रहने के ऊपर हम तुम पे एतराज़ नहीं कर सकते तो हमारे उसको तो कर लो ना। बिल्कुल ठीक। मैं एक इंस्टीट्यूट में गया तो मैंने वहाँ पे खुल के बात कर दी है, मैं कर देता हूँ ऐसी बात। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा, एक होता है कि लोग नेचुरली इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि वो शुरू से ख़ास लिबास पहनते आ रहे हैं। आई डोंट ब्लेम देम, इंशाल्लाह उन्हें हम समझाएंगे, अल्लाह ने चाहा समझ जाएंगे। लेकिन तुम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो मुझे पता है, सबको हर यूनिवर्सिटी की एक टाइप होती है, वो उसकी ऑडियंस मुझे पता थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम लोगों ने यहाँ आके जो अपना लिया, जो ड्रेसिंग अपना ली, मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारी हरकत मैं देख रहा हूँ, मैंने खुल के वहाँ पे बात की, उनका मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम लोग फेक लग रहे हो, मतलब बंदा ओरिजिनल, एक बंदा पीछे से ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन तुम लोग साफ पता लग रहा है वाना भी, इसको मैं वानाबीज़म कहता हूँ, फेक लग रहा है। exactly. कैसे इज्जत होगी तुम्हारी? बेसिक साइकोलॉजी कहती है कि जब आप फेक करते हैं किसी चीज़, जब आप वो बनते हैं जो आप नहीं हैं, जैसे आपने कहा फिट इन कल्चर, जस्ट टू फिट इन। मैंने भी बहुत बेवकूफ़ियाँ की अपने टीनेज में, जस्ट टू फिट इन। हम एक ग्रुप को देखते थे, बहुत सो कॉल्ड कूल ग्रुप है, तो फिट इन होने के लिए हम बड़ा कुछ करते थे, हमसे भी कोताहियाँ हुई, समझ नहीं थी, पता नहीं था, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और सुनी उन्होंने मेरी बात। अगर वही बात है, सिंसेरिटी से बात की जाए तो ये कल्चर, आई थिंक आपने रियल जो रीज़न थी उस पर उंगली लगाई थी, ये भी है, उसको वो डिनाई नहीं कर सकते कि आई नो योर बैकग्राउंड, मुझे पता है तुम लोग। और आपने कहा कि वो जो तुम्हारी जो है ना वो डिस्क्रिपेंसी बोलूँगी मैं, उसको समझ रहा हूँ, उसको कैसे ब्रिज करोगे? एग्जैक्टली। तो उनके पास इस बात का वाकई जवाब नहीं था। इस बात का वाकई जवाब नहीं, और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस लोगों की पैदा होती है बहुत ज़्यादा। कई लोग आते हैं वो अंदर से बहुत अफसुर्दा होते हैं, उनका एक तजब्जुब का शिकार होते हैं। वजह क्या है कि फैमिली कंजर्वेटिव है, यूनिवर्सिटी में आके टोटली एक खुला माहौल देखा है। मैंने खुद अपने यूनिवर्सिटी टाइम में लड़कों को नमाज़ें छोड़ते देखा, दोनों को मैं कहूँगा, दोनों को मैं बता रहा हूँ। कई लड़कियों को हिजाब उतारते देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। आई सिंपथाइज विद देम इन द सेंस कि ठीक है, बहुत एकदम आप कह लें कि डिफरेंट साइड देखें तो शायद वही जैसे आपने किसी दौर में चैलेंज किया था कि यार ये तो एक बर्डन है, पता नहीं मैं क्या करती रही हूँ या क्या करता रहा हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक ये कि क्या आप इसको अल्लाह का हुक्म समझ के कर रहे हैं, और क्या आप जानते हैं कि अल्लाह है कौन। जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि वो जो 8 साल की बच्ची थी, उसको मैंने क्या आंसर किया, उस वक्त मेरे जहन में यही आया अल्लाह की तरफ से। मैंने कहा कि बेटा आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं? तो उसने कहा कि पापा से। मैंने कहा अगर पापा कुछ कहेंगे आप करेंगी? हाँ। उसने कहा हाँ करूँगी। तो मैंने कहा अल्लाह तो पापा से भी बढ़ के, अल्लाह आपका खालिक है। मतलब मुझे लगा कि बच्चों को एक सिंपल आर्गूमेंट दूंगा तो शायद वो इसको समझ ले, माशाल्लाह उसको समझ भी लगी। तो मैंने कहा ये आपके रब का क्रिएटर का हुक्म है, इस पे तो कोई अब इख्तलाफ नहीं है ना, आप देखें, जाएं, रिसर्च करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो ये चीज़ जान लें कि अल्लाह कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे सिंसेर है, हमारे माँ बाप से भी बढ़ के सिंसेर है, हमारा खालिक है, वो चाहता है हम किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से ना गुजरें। और वो हमने पूरी रज़ा और रग़बत के साथ उसकी गुलामी का वो अपने गले में डाला हुआ है, हम उससे जुदा होने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये ज़रा 8 साल की बच्ची के लिए नहीं है, मैं 16 साल की बच्ची के लिए कहूँगी। एक छोटी सी बात को मैं और भी ऐड करूँ, अभी आपने कहा ना कि किस बैकग्राउंड से आके आप क्या अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इससे ज़रा पीछे जाऊँगी। मैं आपको बताऊँ, हया की बैकग्राउंड हर जगह पे एक है। ये जो आपकी है ना 5th वर्ल्ड, जो अमेज़न के जंगलों में रह रहे हैं, वैसे वहाँ पे भी बहुत मुस्लिम कबाइल मौजूद हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के उन जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे शायद दूसरे इंसान जो है ना सिविलाइज्ड लोगों का पैर भी नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पर भी यही है। मैं ये क्वेश्चन करने ही वाला था। अच्छा, कि हया जो है, हाँ, ये थ्रू आउट हिस्ट्री तो ऐसे ही रही और है। मैं आपको बताऊं मुझे इसकी समझ कैसे आई है। मैंने आपको बताया मुझे सिखों के साथ काम करने का बहुत मौका मिला, उन लोगों ने कैसे एकदम अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने कैसे मेरी इसको चेंज कर लिया। उन्होंने तो एज बिजनेस नॉर्म चेंज किया था ना, जो आपकी बिजनेस एथिक्स है उसके मुताबिक अपने कोलीग को स्पेस देनी है, तो उन्होंने मुझे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, और वो कैसे इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया उन्होंने मेरी इस
थिंकिंग के साथ या मेरे डिफरेंट वे के साथ मिनटों में कर लिया, कोई ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा और अप्रिशिएट भी किया। क्योंकि तो वो ये एक totally- मोटिवेशन थी, हाँ। सैलरी मिलती है तो बिजनेस एथिक्स फॉलो करने, लेकिन अल्लाह जब कह रहा है हाँ। उसको हमने चैलेंज उसको अल्लाह का हमने एग्जैक्टली उसका हमने ये challenge देखें, किया। ये तो कितनी बड़ी एक डिस्क्रिपेंसी है कि हाँ। खालिक क्या बॉस से बढ़ के नहीं है, बिल्कुल ऐसा। राज़िक खालिक है। Exactly. बॉस की बात हम इसलिए मान रहे हैं बिजनेस एथिक्स लगाने, कंपनी का कल्चर है, बिल्कुल। वैल्यूज हैं, लेकिन अल्लाह की बात जो हम फौरन चैलेंज कर देते हैं। हाँ जी। तो ये तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि हम अपने बच्चों को अल्लाह का तारुफ बहुत स्ट्रॉन्ग कराएं, उससे आई थिंक स्ट्रेंथ आपने भी जैसे कहा बहुत आएगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत मौका मिला टीन्स के साथ को पढ़ाने का। उनमें मैंने देखा है कि ग्रेड 8 में और ग्रेड 9 में जो बच्चियाँ हैं, मैंने लाहौर में भी ऐसे स्कूल्स में पढ़ाया जहाँ पे को एजुकेशन थी, जो प्रीमियर स्कूल्स थे, और मुझे इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पढ़ाने का मौका मिला। मैंने नोट किया कि ग्रेड 8 में, ग्रेड 7 में, ग्रेड 9 में बच्चियाँ एकदम मर्दों के झुरमट से अलग रहना पसंद करती हैं नेचुरली। हाँ, नेचुरली। और बल्कि मैंने तो कई बच्चियों को इतना ज़्यादा प्रेशर में देखा कि ब्रेक होते ही, क्योंकि नॉर्मल जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर तो चले समझ नहीं ना आती, वो एक तरफ लड़कियां बैठी एक तरफ लड़के बैठे हैं, चल रहा है काम। तो जैसे ही मैंने देखा कि ब्रेक होते ही तो वो बेचारी काइंड ऑफ, जो उनमें से 2-4 तो होती थी, वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो अपने आप को टॉयलेट से निकलना ही नहीं है। और मैंने लड़कों को भी देखा है कि लड़कों को भी मैंने देखा है बिला वजह की जो है वो बहुत कॉन्शियस होते हैं व्हेन गर्ल्स आर अराउंड, और दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग जिससे ये पता लगे कि ये लड़कियों को देख रहे हैं या उनकी वो उसको वो डिसरिस्पेक्ट समझते हैं। एंड आई अप्रिशिएट इट सो मच। ये नेचर है, ये फितरत में है। और ये मैंने जो है अपने उसको हर जगह पे देखा है, डिफरेंट जो नेशनैलिटीज़ थी जब उनमें देखा, तो फिर ये इसका मतलब ये मौजूद है तो है ना। बिल्कुल सही। और मैं यही बात करना चाहता था कि हया का जो कॉन्सेप्ट है मॉडेस्टी का, थ्रू आउट हिस्ट्री उठा के आप देख लें वो तो चला आ रहा है। जैसे एक ख़ास किस्म का लिबास, अल्लाह माफ़ करे, आपने ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ का लिबास देखा है जो उनकी ख़वातीन का ये इस जैसा है? जी जी ये जी। और वो ईसाई जो नन्स हैं जी, क्यों ये सारी सिमिलैरिटी एक जैसी क्यों है? Exactly. वो उसी तरह का वो लिया जा रहा हाँ, है, हाँ। ये क्यों ऐसी है? मदर मैरी को आप देख लें, वो उनको कैसे देखें। डिपिक्ट करते हैं हाँ। पिक्चर्स में। तो इसी तरह मैं एक बार देख रहा था 1940s की न्यूयॉर्क की और लंदन की ब्लैक एंड वाइट वीडियोस हैं, अच्छा, स्ट्रीट की, कॉमन स्ट्रीट की वीडियो है, हाँ। पता नहीं कैसे बनाई होंगी, बहरहाल फेसबुक पे मौजूद थी। मैंने देखा कि लॉन्ग स्कर्ट्स थे, अच्छा जैसे अबाया होता है, जी जी, खुले लॉन्ग स्कर्ट्स थे अच्छे जी। खासे, और हेड कवर्ड था। तो ये क्या था ये सारा? ये भी तो सोचे ना, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपकी हिस्ट्री क्या थी। इसका मतलब है कि आपने जो बात की, फितरत में कॉन्सेप्ट मौजूद था थ्रू आउट हिस्ट्री। आपने कबीलों की भी मिसाल दी, कुछ लोग इसको काउंटर भी करते हैं कि नहीं जी वो तो वो कपड़े ही नहीं पहनते ये वो, लेकिन बात असल में ये है ना कि आप मेजॉरिटी ह्यूमन हिस्ट्री को अगर स्टडी करेंगे और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे रोमन सिविलाइजेशन को आप देखें, तो वहाँ एक ख़ास किस्म का लिबास जो है वो वाली ख़वातीन पहनती थी, मैं टारगेट नहीं कर रहा, जो आप कह लें कि उस बिज़नेस में इन्वॉल्व थी, प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में इन्वॉल्व थी। तो इसका मतलब वो भी एक्नॉलेज तो कर रहे हैं ना कि औरत में अट्रैक्शन भी है और उसके ज़ाहिर है बॉडी पार्ट्स में भी, इसलिए उस तरह का लिबास पहनाया अच्छा, जा रहा एक फ़िलॉसफिकल एस्पेक्ट भी है। वो अल्लामा इकबाल का बड़ा ज़बरदस्त शेर है ना कि ताऊ से रुबाब, कौमों की तकदीर में क्या है, शेर मुझे याद नहीं आ रहा, पहले स्ट्रगल है और बाद में फिर ताऊस और रुबाब है। आप रोमन सिविलाइजेशन का आपने नाम लिया ना, मैं अभी आपके सामने ईरानियन सिविलाइजेशन की बात करने लगी हूँ, क्योंकि हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है कि ईरानी जो सोसाइटी है वो एकदम कैसे वो उस मॉडर्निज्म से वो कैसे पलट के दोबारा कंजर्वेटिज्म के अंदर वापस आई है। हम अभी उसकी बात करते हैं, इससे पहले ज़रा रोमन्स की बात कर लें। जब तक तो रोमन सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया में जगह नहीं मिली, जब तक वहाँ पर वही नॉर्म्स थे जो इंसान के फितरी चल रहे थे, और उसी तरह से ख़वातीन और मर्दों का इंटरेक्शन भी वैसा ही था। जैसे ही सक्सेस का नाम ले लीजिए ना, एकदम जैसे उनकी सोसाइटी वो कामयाब हो गई, तो फिर क्या हुआ कि सबसे पहले औरतों को निकाल के लाया गया। कहते हैं कि फ़लसफ़ा जो है ये रोम की तवाइफ़ों से शुरू हुआ था। क्योंकि जी जी, ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हमारे बरे सग़ीर में भी जो है, आप ये देखिए जिसको आप फ़न कहते हैं, ठीक है, शेर और गज़ल, वो उमराव जान अदा वगैरह हमने अपने वक्त पे मूवीज़ वगैरह देखी हैं, तो ये तवाइफ़ों के घरों की कहानी थी। इसलिए कि राजे महाराजे और नाइट्स और नवाब जो है वो जहाँ पर अपनी
नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जाया करते थे तो वहाँ पे कुछ जहनी तस्कीन भी चाहिए होती थी ना, तो वो भी कर देती थी, क्योंकि वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है, सिविलाइजेशन का अगला स्टेप होता है। तो बात ये है कि ये चीज़ें जब आई, अच्छा यूरोप में भी ये चीज़ें जब ही आई, जब यूरोप की तहजीब इस वक्त जो है ना सुपर पावर की तहजीब है, ठीक है। इससे पहले यूरोप में भी एग्जैक्टली वही था जो हमारे यहाँ, इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना बुनियादें ज्यूज़ में भी वही हमें मिल रही हैं, ईसाइयों में भी वही मिल रही हैं, आपको हर जगह पे वही मिल जाती हैं। आपने चाइनीज़ औरत का लिबास देखा है, वो जो उनका कन्फ्यूशस वगैरह के टाइम का था, वो भी ऐसा ही है। तो बात है उसमें हम इंसान हर जगह पे एक जैसे ही हैं, ठीक है। बाद में जब हमने ऐशो इशरत आई और हमने समझा हम कुछ बन गए हैं, तो हमें अल्लाह के सिस्टम के पैरेलल एक इनोवेशन इसका मैं नाम देती हूँ, ये जो नेगेटिव किस्म की क्रिएटिविटी है, हमें वो भी लानी है। शायद हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गया था और उसको याद नहीं रहा, तो वो हम अपनी उसमें डाल देते हैं खराबियाँ। फिर वहाँ से जन्म ली, और फिर जब वो जन्म ली तो फिर ख़ानदान का शिराजा बिखरा, फिर औरतों का इस्तेहसाल असल में हुआ। फिर वहाँ पर आज हम तो रोमन की बात करते हैं, आज आप देखिए इस दौर के अंदर वो कहते हैं कि ये जो सेक्स वर्कर्स हैं इनको भी अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो यानी आपने औरत का जो इस्तेहसाल है उसको आप कह रहे हैं कि इसको वैलिडिटी दे दो। बिल्कुल ट्रू। इतनी बड़ी बात आपने कर दी, आपको वही कहते हैं दिल नहीं कांपा ये बात करते हुए। असल में पता है मीडिया ज़ाहिर है दज्जाली फितना है, एक डिसेप्शन है। मैं आपको बताता हूँ कि कितना आसान है हमारी नौजवान नस्ल को और आम लोगों को जो इमोशनल है नेचुरली, उन्हें इमोशंस के थ्रू किसी चीज़ के बारे में कायल कराना और पब्लिक ओपिनियन बनाना। देखें अबॉर्शन का इन्होंने लॉ पास कराना ना, तो क्या करते हैं, एक इंतहाई दुखी स्टोरी, एक ऐसी जवान लड़की की जिसको जाहिर है इलीगल इससे जो है प्रेगनेंसी हो गई, उसका वालिद पक्का क्रिश्चियन था, उसने बहुत जुल्म किया, उसने कहा नहीं अबॉर्शन नहीं करानी, जिसकी वजह से वो बच्चा हुआ, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। ये वो पूरा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, मतलब उसको विक्टिम दिखा के। ठीक है, वो उसका दुखी होना ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो दुखी है और ये सारे मसले पैदा हुए तो लिहाजा अबॉर्शन जो है वो जायज़ है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी, अब ये अबॉर्शन करवाया कौन करेंगी? जो उस लड़की के सर्कमस्टांसिस के जिनके साथ जिनका दूर दराज का कोई नथिंग टू डू विद दैट। बिल्कुल जिन्होंने बाद में कोई, यानी ये जो रूल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बुनियाद पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बुनियाद का उन हालात से कोई ताल्लुक नहीं जिसमें प्रो अबॉर्शन को मॉडर्न होने की निशानी समझा जाता है, न्यू नॉर्मल कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी को आपने नैरेटिव को बिल्ड करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा इंसान दिखाएंगे जो लड़कियों की तरह था। और ऐसे आई थिंक नेचुरली होते हैं, कुछ लड़कियां मस्कुलिन साइड पे ज़्यादा होती हैं, कुछ मर्द फेमिनिन होते हैं, उनकी चाल फेमिनिन होती है। इसमें तो ये अल्लाह की क्रिएशन है। जाहिर है कि केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उनका अब दिखाएंगे मूवी में कि मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको धुतकारा जा रहा है, जो कि होता है, ट्रू है। मैंने खुद देखा, हमारे भी स्कूल टाइम में कोई वो पिक कर लेते थे ना लड़का थोड़ा सा फेमिनिन, इतना मजाक उड़ाते थे कि आई एग्री कि वो पता नहीं किस डिस्ट्रेस से वो बच्चा गुजरता होगा या वो लड़की गुजरती होगी, टॉम बॉय टाइप जो है वो लड़की। ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो क्या दिखाएंगे कि इतना बुली हुए, लिहाजा वो जो है उस साइड पे चले गए, होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस हो गए क्योंकि उनको पसंद ही सेम जेंडर आता था। ये सारा नैरेटिव दिखा के वो कहेंगे कि इसलिए होमोसेक्सुअल के राइट्स को जो है वो तुम सपोर्ट करो। ये बिल्कुल इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक चोर पे मूवी बनाऊँ कि वो बचपन से जो है बुली हुआ है, उसके पेरेंट्स ने निगलेक्ट किया, ड्रग्स में पड़ गया, लिहाजा अब उसे चोरी की आदत पड़ गई, तो लिहाजा अब हम चोरों के राइट्स के लिए निकलते हैं। देखें, उसका चोर बनना वो एक दुखी स्टोरी अलग है, उस पर हमें सोशल वर्कर्स को काम करना है, साइकोलॉजिस्ट को काम करना है और रिलीजियस लोगों को मिल के काम करना है, पेरेंट्स को भी समझाना है, माशरे को भी दुरुस्त करना है। लेकिन आप उस तरफ आने की बजाय आप कह रहे हो कि नहीं चोर वो बन गया है, अब हमने चोरी को जो है वो सपोर्ट करना है। तो फिर हम इसको टेक्निकली कहेंगे कि अदल को और एहसान को अलग अलग रखना है, और अगर काजी के हाथ में आप दे दो कि तुमने एहसान करना है तो फिर अदल का तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और इन हार्ड डिसीजंस की जो बरक़ात हैं वो भी हैं। आप देख लीजिए जिन ममालिक के अंदर किसी हद तक भी शरई कानून राइज है, वहाँ पे आप क्राइम रेट देख लें, आपकी फैमिली के लिए बेहतर, आपकी नस्लें जो हैं वो संवर जाएंगी, और कितने इसके हम इम्पैक्ट्स जो हैं वो बयान कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव जस्ट टू वाइंड अप मैं और डिस्कस करना चाह रहा था कि
पाकिस्तान एक हॉट जोन कंट्री है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं। गल्फ़ में काफ़ी जो है ना वो डिफरेंस है, वेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। कैसे यहाँ पे पोलराइजेशन सेकुलर और लेफ्टिस्ट और राइट की मैं समझता हूँ बहुत एक्सट्रीम है। तो क्या आप समझती हैं कि कुछ रिलीजियस लोगों का रवैया भी गलत है? मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली ख़वातीन की बात कर रहा हूँ कि लोग ना चिढ़ते हैं हिजाब वाली या निकाब वाली, क्योंकि हमारे बच्चियाँ कुछ इसलिए नहीं करती, वो एग्जांपल्स देखती हैं या कोट करती हैं कि ये देखो ये ऐसी होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज और रिजिड, बहुत रिजिड, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं। तो लोग उस चीज़ को देख के हिजाब के कॉन्सेप्ट से ही डरते हैं और इसलिए शायद उनमें एक रेजिस्टेंस है, रेबेलियसपन है। इस पर्सपेक्टिव से हम स्पेशल माइंडसेट की वजह से आपको लगता है रिलीजियस लोगों से भी गलती होती है? बहुत ज़्यादा। बल्कि आपको याद होगा कि जो हमने पहली टॉक विमेन एज चेंज एजेंट में की थी, हमने उस वक्त ये बात कही थी कि होता क्या है कि इस तरह के जब इशू रेज होते हैं ना, तो जो तो रिलीजियस तबका है, वो जो मर्दों के अंदर एक शॉविनिज्म है, ठीक है, जो कि नेगेटिव लिमिट्स तक को टच कर सकती है, जिसको अल्लाह ने बड़ी अक्लमंदी और बड़ी समझदारी के साथ सिस्टम में रखा है। सही। और उसकी सिर्फ और सिर्फ खैर उससे हासिल की है। और ये आपने कहा था इंस्टिंक्टिव है, ये इंस्टिंक्टिव है, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस तबका क्या करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस्लाम के वो वाले कानून को ले आता है सामने, जो कि मर्दों की एक दर्जा फजीलत के ऊपर है। अच्छा, इसके मुकाबले में सेकुलर तबका क्या करता है? उनका असल मकसद इस्लाम को ख़राब करना है, दीन को ख़राब करना है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक के ऊपर तेशा चलाना है। वो क्या करते हैं कि वो जो इस तरह के हमें एक्सेप्शन, जो हमें वाक़यात मिल जाते हैं जो कि हमारी अखलाकियात की ख़राबी की वजह से होते हैं, औरतों के ख़िलाफ़ हो गए, पर्दादार लड़कियों के ख़िलाफ़ हो गए वगैरह, इन वाक़यात को पकड़ के वो कहते हैं कि इसके साथ तेशा चलाओ अल्लाह के निज़ाम के ऊपर, उससे आज़ाद हो। ये इस तरफ शैतान है और इस तरफ जो है नफ्स के पुजारी हैं। तो ये है, यही वजह है कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि कई दफ़ा हमारा जो रिलीजियस तबका होता है वो इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाता, डिस्पाइट ऑल बीइंग इम्प्रेस्ड एंड एवरीथिंग। उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच और उनके कुरान और हदीस के रेफरेंसेस, और डिस्पाइट ऑल माई रिस्पेक्ट टू दैम, सम टाइम इट डजंट टच माई हार्ट, ठीक है। और दैट हैपन्स विद एवरीवन। और दूसरी तरफ इवन ये जो तबका है, इनका जो है नैरेटिव, ये भी तो मेरे हार्ट को टच नहीं ना करता कि मुझे भी समझ आ रहा है ये मेरे मसाइल को तो हल नहीं कर रहा, ये अपनी कोई और एजेंडा लेके चल रहा है। तो बात ये है कि अगेन फिर मैं दोबारा बात करूँगी डायरेक्टेडनेस के ऊपर आना। तो उसके ऊपर अगर बात करें तो कई दफ़ा बात तो बहुत सिंपल हो जाती है, और सिंपल बात ये है कि औरत और मर्द के ताल्लुक़ की दो नौइयतें हैं, एक है ह्यूमन लेवल है और एक है जेंडर लेवल है। जो जेंडर लेवल है ना, उसके अंदर औरत की, चूँकि मर्द के साथ एक फैमिली वाइज औरत की पोजीशन वल्नरेबल होती है। यही वजह है कि औरत को हिजाब के साथ, निकाह के साथ, इतनी ढेर सारी शराइत के साथ बांध के अल्लाह ताला ने एक मर्द को इजाज़त दी है उस औरत के साथ अपना साथ बनाने की। और अल्लाह ताला ने बड़ी अक्लमंदी के साथ वहाँ से पकड़ा है एक मर्द की जो है, जो रॉ एनर्जी थी और जो उसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर थी, उसको अल्लाह ने कंट्रोल किया है एक सिस्टम बना के, जिसमें निकाह है, जिसमें वली का होना है, जिसमें हिजाब है वगैरह। अब ये है कि हमारी, और दूसरा लेवल है ह्यूमन लेवल। ह्यूमन लेवल पे औरत और मर्द का कहीं भी कोई मसला नहीं है, वहाँ पे औरत और मर्द इक्वल हैं। मैंने और आपने बिज़नेस करना है, किसी जगह पे ना हिजाब के कोई क्वेश्चन आता है ना कुछ आता है, उसमें तो ये बात आती है कि आंटी आप कितने पैसे डाल रही हैं और मैं कितने पैसे डाल रहा हूँ, और जब प्रॉफिट आ जाता है तो आप कहते हैं 50% मेरा और 50% मेरा। सही। उसमें तो कभी कोई मसला ही नहीं हुआ। सही। मुझे ये समझ आई थी कि ईरानी बच्ची थी, उसने ये इंटरव्यू दिया था और उसने ये बात कही थी, उसने कहा था बात ये है कि अल्लाह मुझे ये कहता है कि अपनी सेक्सुअलिटी पे कपड़ा डालो और मर्द के साथ इक्वल लेवल पे बात करो। अगर मैं वो वाला लिबास, वो जिस हमने अपनी वो दर्जी की इनोवेशन क्रिएटिविटी का भी क्रिटिसाइज़ किया है, अगर मैं वो लिबास पहन कर उस मर्द के सामने जाऊँगी तो उसको पता है कि ये इस्तेहसाली पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, तो फिर एक्सप्लॉइटेशन पे चीखे क्यों? फिर मत चीखिए ना। सही बात। आपको याद है मीटू के तहरीक जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी? ठीक है, ये मीटू के तहरीक को मैंने बड़ा उसमें वो लिया, तो बात है ठीक है, उसको बेसिकली मर्दों के ख़िलाफ़ शुरू किया गया था और उसमें बहुत बड़े बड़े नामों को लाया गया था। फिर बाद में वो पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में फिर उस पर ड्रामे बने, फिर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर्स डिस्ट्रॉय हुए और हम में से बहुत सारे लोगों ने पर्सनली उसको फील भी किया।
अच्छा, बात तो सही है। तो आप जब वो लेने गई थी, नंबर लेने गई थी, मैं यहाँ पे उस लड़की की बात कर रही हूँ जो उस्ताद से नंबर लेने के लिए, असाइनमेंट के मार्क्स अच्छे लेने के लिए पहुँचती है। आप कहेंगे मैंने थोड़ा सा किया था, उन्होंने फिर आगे से ज़्यादा कर दिया था, तो यू गॉट व्हाट यू वांटेड। तो फिर इस पे वो कहते हैं ना, आप विक्टिम ब्लेमिंग करें। अगेन जनरलाइज कर ले तो जितनी मर्जी जनरलाइज कर ले, सही, ठीक है ना। अगर तो आपने इसको इसी तरह से लेके चलना है तो फिर तो मेरा और आपका आर्ग्यू करने का तो कोई फिर तुक ही नहीं बनता। तो अगर आपने मसले को हल करना है तो मसले का हल तो अल्लाह ने आपको बता दिया था। और देखिए ना, आपको यहाँ पे जेंडर को और अपनी सेक्स को बीच में नहीं लाना, मेक श्योर। लेकिन आपका लिबास, आपकी बातचीत, आपकी जो है कन्वर्सेशन का टाइप, एक एक चीज़ ज़रा वो ये जो आपके माहिरीन है, ये ज़ुबान के माहिरीन हैं और ये जो बिहेवियर के माहिरीन है, उनसे ले लीजिए कि आप जो है बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या कह रही है। बिल्कुल सही। अगर आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आइए ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। और हम आंटी यहाँ पे बात करते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं, विक्टिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, उससे कौन जो है वो इनकार कर सकता है। हम नहीं ब्लेम कर रहे, लेकिन हम तवज्जो दिला रहे हैं आउट ऑफ सिंसेरिटी कि थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं पैसे पकड़ के यूँ लहराना शुरू कर दूँ स्ट्रीट में जाके, और उसके बाद जो है वो मेरी चोरी हो जाए, तो मैं उसके बाद देखूँगा तो सही ना कि मेरी तरफ से क्या गलती आई। हाँ, ये अंडरस्टैंडेबल है कि जब किसी के साथ कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए, अल्लाह न करे रेप हो जाए, तो फ़ौरन से उसको कहना शुरू कर देना कि ये जी आपकी वजह से, वो फिर आई थिंक कि एक बहुत इंसेंसिटिव रवैया है, इंसेंसिटिव बात है। मौका देख के वो खुद ही आप उन्हें मौका दो कि शायद उनके भी जहन में ऐसी कोई बात आए कि क्या गलती। तो ये कुछ ऐसे बयानात आ जाते हैं जो इंसेंसिटिव होते हैं, आई बिलीव वो एक अलग इशू है। अल्लाह की जो हदूद है उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं इनके करीब ना जाना। जी, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना, वो रेप जैसा इंसिडेंट होने से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, जब वो हो जाएगा तो फिर उसमें जिसका जो हिस्सा होगा वो उतना उसमें वो होगा। उसमें एक औरत को विक्टिम ब्लेम जितना मर्जी कर ले, उसकी वजह से उस मर्द की सज़ा में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही, ठीक है। इसलिए हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो जो पहला है हिजाब, उसी के लिए है ना। और ये भी मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, बहुत कहा जाता है हिजाब का मतलब है औरतों को गायब कर दो, औरतों को घरों में बिठा दो, औरतों को बस दे शुडंट बी हर्ड ऑफ। नहीं, हिजाब तो है ही औरतें बाहर जाने के लिए है। अच्छा, घर के अंदर रहेंगी तो हिजाब कौन करेगा भाई? हिजाब तो है ही बाहर के लिए। हिजाब वो प्रोटोकॉल है, वो सिस्टम है जो अल्लाह मुतारिफ करवाता है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स, मेल स्ट्रेंजर्स। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने वर्ड यूज़ किया, एक प्रोटोकॉल है। हाँ, ये एक प्रोटोकॉल, प्रॉपर डायरेक्शंस हैं कि आपको ज़रूरत पड़े तो आपने हिजाब में रहते हुए कैसे करना। और फिर आप ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मर्दों को भी ये औरतों को तो फोकस रखता ही है, जो घर से अपनी जो है ना जेंडर को कवर करके तो मर्दों के साथ इक्वल लेवल पे आके काम करने के लिए औरतों को तो फोकस करता है, ये मर्दों को भी फोकस करता है। शैतान रहता है, मैं मानती हूँ, बीच में हेयर एंड देयर मौके आते रहते हैं, लेकिन क्या है वो न्यूट्रलाइज होते जाते हैं। वो क्या आपकी केमिस्ट्री की ज़ुबान में बोलते हैं ना, अल्कलाइनाइज होते जाते हैं ना। सही, ठीक है। वो क्योंकि आपने वो वाली मेजर्स लेनी है, तो इंशाल्लाह आप बड़े नुकसान तक नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये भी हमें देखना है, ईमान घटता बढ़ता रहता है। ये नहीं कि आज मैं हिजाब कर रही हूँ इस सोच के साथ तो इसका मतलब कि माई जॉब इज़ डन विद। नो, आई हैव टू कीप प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। मुझे अपनी गलतियाँ निकालते रहना है, मुझे अपने आप की अपनी वो जो नीयत को दोबारा खालिस करते रहना है, मुझे अपने हिजाब के तरीक़ों को इम्प्रूव करते रहना है। ज़बरदस्त, लाइकवाइज मर्दों, एक्सीलेंट। और मैं आपको बताऊँ कि ये एक बड़ा इशू है कि अब मुकाबलाबाजी शुरू हो गई है बजाय के रेफर्मेशन के। देखें, अगर मर्द लड़के टीनेजर्स खोखों पे बैठ रहे हैं, मतलब वो यही वर्ड यूज़ करती हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब यंग लड़कियां एक मूवमेंट चलाएं पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कि हमें भी खोखों पे बैठना, हमें भी पार्टी करनी है, हमें भी बाहर जाना है। बजाय कि ये मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है कि इन लोगों को समझाया जाए, ये ज़िम्मेदारी निभाएं। वो एक आर्गूमेंट आता है ना कि नहीं, लड़के इतना एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम क्यों नहीं जाते, हमें इस्लाम ने घर में बंद कर दिया। तो बजाय कि ये क्वेश्चन पूछने के, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने लड़कों को भी समझाएं कि आराम से, मतलब मुझे तो याद है मेरी अम्मी तो एक टाइमिंग्स रखती थी कि इस टाइम के बाद तुम मुझे घर से बाहर नज़र ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल था, मेरे अब्बू इस पे सख्ती करते थे। तो ये तो आई थिंक एक पेरेंटिंग का मसला है। इस मसले को लेके ये कहना कि मैं भी मुकाबलाबाजी पे आऊँगी, अब आप देखें औरत मार्च आ जाके मेरे नज़दीक तो यही है, मैंने एक भाई से खुद
सवाल पूछा, उसने कहा था कि उसने एक बैनर उठाया था, बैनर पे लिखा था कि मेरी बहन शर्मिंदा है लड़की होने पे। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है? कहता इसका मतलब ये है कि मर्दों को सारी इजाज़त है, मर्द सिगरेट भी पी सकता है। अब देखें ना वो बेचारा, क्या अब मैं कहूँ कितनी बेवकूफ़ाना बातें हैं। मर्द सिगरेट भी पी सकता है, मर्द पार्टी भी कर सकता है, मर्द मोटरसाइकिल भी चला सकता है, मैं मर्द हूँ, मैं जब चाहे जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, तो मेरी बहन नहीं कर सकती। वो फिर ये कि जेलस होती है कि मैं भी काश मर्द होती। अब एक वो करना है गले पे छुरी रख के तो आप जितना मर्जी डाका मार लें अगर तो आपने बात कर सकने की करनी है जी, वो तो ये वाली बात exactly. हो गई। और एक ये बात है कि जो बात काम की समझ भी किसी को आए। मैं हमेशा यही समझती हूँ कि हमारे जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं औरतों को खड़े हो जाओ मर्दों के खिलाफ। मैं मानती हूँ मर्दों की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में बहुत। इसके बजाय हमारे फेमिनिस्ट लोगों ने कहाँ पे वो तहरीक शुरू की जिसमें मर्दों को एहसास जिम्मेदारी दिलाया। बिल्कुल, बिल्कुल यही वजह है हम पाकिस्तान की ख़वातीन जहेज़ पे रो रही हैं, हम विनी की रस्मों पे रो रही हैं, हम जो है जो तलाक और खुला के ऊपर जो हमें तंग किया जा रहा है उस पर हम रो रही हैं। उसकी तरफ कोई आने की तरह तैयार ही नहीं है। हमारी बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ ज़ैनब जैसी जो है वो रेप हो रही हैं, उसके ऊपर कोई तहरीक चलाने को तैयार नहीं है। तहरीक चलानी है तो इस बात में कि मौजे नहीं मैंने तुम्हारे पता नहीं ढूंढ के देने हैं कि गर्म करने के क्या करने है। तहरीक चलानी तो इस बात पे, तो इसका मतलब कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट अस। उन्होंने हाईजैक कर लिया ना हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट उन्होंने हाईजैक कर लिया और उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह। जस्ट टू वाइंड अप, सबसे पावरफुल आपकी जो मुझे बात माशाल्लाह लगी, सारी बातें पावरफुल थी, बट व्हेन यू सेड कि जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह का हुक्म है तो फिर आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई और डाइल्यूट हो गई। तो आई थिंक ये जो एक सेंटेंस कहा जाता है ना, हिजाब इज़ माई चॉइस, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, लेकिन हिजाब इज़ नॉट योर चॉइस, रादर इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई थिंक कि इससे एम्पावरिंग और इससे पावरफुल सेंटेंस ये है कि आप अल्लाह को पहचानें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस लेवल पे एम्पावर करना चाहता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब। अब बिलीव कीजिए वो जब यूनिवर्सिटी में थे, गर्मी नहीं लग रही तुम्हें वगैरह ये वो, इसका एक ही जवाब है, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे अपने दीनी अहकामात में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुक्म हिजाब करना लगता है, बिल्कुल लगता है। ये मेरी बहुत ढेर सारे मज़ों के ऊपर वो अटक डालता है। सही बात। मैं क्यों करती हूँ, मुझे जहन्नुम की आग से डर लगता है, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, वेदर आई लाइक इट और नॉट। सही बात, सही बात। इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें मर्दों को भी करनी पड़ती हैं जो उनके बहुत उसके खिलाफ जाती हैं, ज़ाहिर है डोपामीन स्टाइल के खिलाफ जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, मैं तो आंटी इसको इस तरह देखता हूँ, वो मुश्किल है। हाँ। और आप बेहतर इसको बताएंगी, आप उम्र में भी बड़ी हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। मैंने तो ये देखा है मुश्किल काम के लिए मेहनत भी है लेकिन उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और एट द एंड उसका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। जिब्रील आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और गमज़दा और ख़ामोश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों? कहने लगे अभी जन्नत को देख के आ रहा हूँ। अल्लाह। इट वॉज सराउंडेड विद मुश्किल चीज़ों के साथ। और जहन्नुम को भी देखा है कि ये सराउंडेड थी मज़े की चीज़ों के साथ, जिनके साथ मज़े आते हैं। सही बात है, सही बात। और यही बात है कि आसान तक रहू शयन वहुव खैरुल लकुम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह विल कीप इनवाइटिंग यू। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।